कैसे बोल रहे हैं? स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मुज़म्मिल हूँ, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मेरे साथ डॉक्टर बालाजी मौजूद हैं जो एक इमरजेंसी फिजिशियन है। ये डॉक्टर साहब केयर हॉस्पिटल नामपल्ली में काम करते हैं और मैं अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद से हूँ। पहले वक्त में मैं केयर नामपल्ली में भी काम किया हूँ। तो यहाँ आने का मकसद ये है कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कम्युनिटी में सडनली कोई गिर जाता है या कोई करंट का शॉक लग गया, जैसे खबरें आ रही हैं करंट शॉक लगने से इंतकाल हो गया, या कोई पेशेंट कोई आदमी है जो कोलैप्स हो जाता है बाजार में बोलो, मस्जिद में बोलो, या फिर कुछ काम करते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। तो बहुत वक्त कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है वो पेशेंट के लिए, उसको कौन सी पोजीशन में लेना, उसको कैसा उसको जान बचाने के लिए हेल्प करना। क्योंकि पेशेंट गिरने के बाद में हॉस्पिटल पहुंचने तक बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है जिसके अंदर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। वो जो वक्त है 15 मिनट से 20 मिनट या 1 घंटे का जो वक्त है, उस वक्त में अगर पेशेंट्स को प्रॉपरली हम मेडिकली जो रिकमेंडेड थेरेपी है अगर वो हम दे सकेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि पेशेंट की जान भी बच सकती है। जैसा कि सडनली अगर कोई पेशेंट कोलैप्स हो गया। कोलैप्स क्यों होता है पेशेंट? जब हार्ट की रफ्तार रुक जाती है, जब हार्ट बीटिंग करने सडनली स्टॉप हो जाता है तो हार्ट बीटिंग हार्ट बीटिंग करते हुए रुक जाता है अगर, तो उससे जान हार्ट स्टॉप हो जाता है। जब हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिससे ब्लड पंप होने पे बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को खून मिल रहा है, जैसे कि ब्रेन है, लंग्स है, किडनी है, इन तमाम चीजों को। जब हार्ट रुक जाता है तो इन तमाम ऑर्गन्स को खून नहीं मिलता। खून जैसे ही ब्रेन को नहीं मिलता तो ब्रेन के अंदर कोई रिजर्व कैपेसिटी नहीं है खून की, सडनली ब्रेन रुक जाता है और इंसान की जान चली जाती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा निजाम बनाया गया है कि इंसान पैदा होने से लेके मरने तक 60 साल की 80 साल की जो भी उसकी जिंदगी है, हार्ट अंत तक मेहनत करते रहता है और चलते रहता है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसा कि दिल की रग में कुछ रुकावट आ गई, क्लॉट बन गया दिल की रग में, या कोलेस्ट्रॉल जम गया, या किसी आदमी ने करंट के तार को छू लिया जिसकी वजह से हार्ट सडनली स्टॉप हो जाता है। तो उस वक्त हमको कुछ चीजें हम अगर पेशेंट को करते हैं तो उस वक्त ये चांसेस ज्यादा है कि वो रुका हुआ हार्ट वापस स्टार्ट हो सकता है। और अगर वो रुका हुआ हार्ट वापस स्टार्ट हो गया और उसकी पल्स वापस आ गई और हम पेशेंट को हॉस्पिटल तक सक्सेसफुली पहुंचा सकते हैं तो ये लाइफ सेव होती है। ये हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में जिसको सिर्फ एक चांस की जरूरत होती है। अगर हार्ट रुक जाता है और उसको सही ट्रीटमेंट मिल जाता है तो इंशाल्लाह आगे भी पेशेंट बहुत जीता है। जैसे कि कई पेशेंट्स हम हमारी प्रैक्टिस में देखते हैं, दिल की रग में रुकावट आ गई, हार्ट हार्ट रुक गया और सडनली पेशेंट को सीपीआर करते हुए हॉस्पिटल तक लेकर आए और हम कैथ लैब में लेके गए, एंजियोप्लास्टी करे, रुकावट को रुकाए, निकाले। कुछ दिन तक पेशेंट वेंटिलेटर पे भी रहते हैं लेकिन वो रिकवर कर जाते हैं और उसके बाद 20-30 साल अपनी आगे की भी जिंदगी उन्होंने चलाते हैं गोलियों के ऊपर। तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि ऐसा जब मौका आ जाता है, जब सडनली कोई इंसान कोलैप्स हो जाता है तो उसको एज अ लेमैन, जिसको मेडिकल नॉलेज नहीं है, लेमैन हम क्या करना चाहिए ताकि उसकी जान बचा सके। डॉक्टर बालाजी आगे बताएंगे। जैसे डॉक्टर साहब बताए थे कि मेनली कुछ ऐसे नॉलेज के बदौलत हम एक इंसान की जिंदगी हम बचा सकते हैं विथ बेयर हैंड्स, मतलब खाली हाथों से ही। मतलब हमारे पास कुछ भी मेडिकल सिस्टम या एडवांस टेक्नोलॉजी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, फिर भी हमारे साथ जो नॉलेज है ना, इसका कैसे जिंदा बचाया जा सकता है, कैसे समझ में आना चाहिए आपको भी। हम हर एक इंसान को ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्या है ना, ये बस नॉलेज के बदौलत ही हम इनको जिंदा बचा सकते हैं। जो भी पर्सन है आपके सामने कोलैप्स हो गया समझिए, ऐसे सिनेरियो से उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है, किसको हम सीपीआर करके बचा सकते हैं, किसी को सीपीआर देना जरूरी है, किसको देना नहीं जरूरी है, ये भी नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट कॉमनली आजकल तो जैसे बता रहे सबको मालूम चल रहा है कि हार्ट अटैक्स ज़्यादा कॉमन हो रही है, सडनली कोलैप्स होकर गिर जा रहे हैं। और वो अहमियत वक्त पर मेन जो टाइम पीरियड रहता है ना, वो टाइम पीरियड में
इमीडिएटली जो रिससिटेट कर सकते हैं, मतलब जान बचाने के जो भी तरीके अपना सकते हैं वो सब देंगे तो इमीडिएटली भी बच गए। ऐसे भी बहुत सारे कारनामे हैं और जिनको टाइम भी मिल रहा मगर करते करते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच भी गए, उनमें भी और जिंदा बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे। सो इसलिए हमें ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो आज का सेशन में हम BLS करके जो बेसिक लाइफ सपोर्ट के माध्यम से हम ये ये नॉलेज हम एक्वायर करने वाले हैं। सबको एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। तो हर एक को भी ऐसे ऐसे मत समझिएगा ये मेडिकल पर्सन्स को ही लिमिटेड है, या नहीं तो कोई पुलिस पर्सन्स को लिमिटेड है, या नहीं तो कोई बड़ों की जरूरत है। ऐसे कुछ भी नहीं है। हर एक इंसान को जिसको समझ में आ रही है कि भाई ये नीचे गिर गया क्या करना चाहिए, हर एक इंसान को समझ में आना बहुत जरूरी है। बच्चों से लेकर बड़ों तक, घर वालों को, बाहर वालों को, हर एक को भी। घर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बोल नहीं सकते ना, इसलिए घर वालों को भी आप ये नॉलेज शेयर कर लीजिए, आप उनके साथ भी शेयर कर लीजिए जो भी हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। सो अभी एक चीज में BLS के दौरान हम एक तो कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को कैसे हैंडल करना, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना, कैसे पहचानना, एक जानने वाले हैं और उसके साथ में क्या किया जाए इमीडिएटली। सेकेंड थिंग, जो अगर बच्चों में ऐसे कुछ होता, क्या बच्चों में भी चांसेस है ना, बच्चों में भी हुआ तो कैसे उसको हैंडल करना रहता। और मतलब 1 ईयर के बेबीज में भी हो सकता है ये सब चीजें, तो उनमें कैसे हैंडल करना रहता। लेडीज नॉर्मल लेडीज को कर सकते हैं, मगर प्रेग्नेंट लेडीज में कैसे हैंडल करना। प्रेग्नेंट है लेडी, सामने गिर गई, उनमें अलग से कुछ तरीके रहते, सबको करने जैसे थोड़े अलग से तरीके, वो सब मालूम करेंगे। सपोज ए पर्सन जैसे हैंग कर लिए, बैड लक से हैंग कर लिए, यानी तो ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो रहा, गर्दन का जो इंजरी होने का ज्यादा चांस है, वैसे चीज का कंडीशन में, एक्सीडेंट होने के कंडीशंस में कैसे हैंडल करना उनको। और एक ड्राउनिंग, मतलब कोई पानी में डूब रहा, बच्चे सडनली कोई बच्चे रहने दो, बड़े रहने दो, पानी में गिर गए और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वैसे समय में उनको कैसे किस तरह का रेस्क्यू मेथड्स अपनाना चाहिए वो सब डिस्कस करेंगे। और एक कंडीशन है BLS के इसमें कि जिसका जान बचा सकता है, एक है चोकिंग के कंडीशन, मतलब कोई कुछ खा रहा, सडनली कुछ गले में अटक गया, उसके वजह से क्या होता है, उनको ऑक्सीजन थोड़ी देर में उनका ऑक्सीजन बंद हो जाती, सांस नहीं ले पाता ना, इसलिए ऑक्सीजन बंद हो जाती, वो भी कार्डियक अरेस्ट में जा सकते हैं। उसको भी कार्डियक अरेस्ट से जाने से पहले कैसे प्रिवेंट करना और उसको कैसे पहचानना, अगर वो कार्डियक अरेस्ट में जा रहा तो उसको कैसे हैंडल करना, ये सब जानकारी हम ये करेंगे, डिस्कस करेंगे अभी। तो पहले पॉइंट है, BLS के दौरान जो भी बंदा आपके सामने आपके नियर बाई प्लेस में कोलैप्स हो गया, समझे बेहोश होके गिर गया, फर्स्ट थिंग है बेहोश होके गिर गया कोई, आपको क्या देखना रहता, पहले आपको पहले उसको पर्सन्स को आइडेंटिफाई करना रहता कि अब क्या ये बंदा हार्ट अरेस्ट का कंडीशन में है या और कोई कंडीशन है इसको। तो पहले उसके पास जाने से पहले सीन सेफ्टी करके एक चीज है, मतलब अपना खुद का सेफ्टी भी बहुत अहमियत रखता है ना। पहले हम भी कोई कहीं पे गिरा, कोई फायर एक्सीडेंट हो रहा, उस जगह पे आप जाने से पहले आपका भी सेफ्टी जाने का है या नहीं वो चेक कर लेना। ये हाँ आप बचा सकते हो तो इमीडिएटली उसको उसी लोकेशन में नहीं, दूसरी सेफ लोकेशन में ले आने के बाद में उसके बारे में सोचना, उसका असेसमेंट करना कैसा है, हालत क्या है। तो पहले चीज है सीन सेफ्टी, सीन सेफ है या नहीं। सपोज रोड ट्रैफिक का एक्सीडेंट हुआ है, रोड के ऊपर ही वो बंदा कोलैप्स हो गया, वहीं पे CPR करना वो सब करना नहीं है, पॉसिबल नहीं है ट्रैफिक एरिया, पहले उसको साइड में लेके आना, सो सेफ जगह पे लेके आना, उसके बाद में आप उसको असेस करना पड़ेगा। सो पहली चीज है सीन सेफ्टी। सेकेंड चीज ऐसा है कि सीन सेफ है, आपको देखना है बंदा आपको सामने बेहोश पड़ा हुआ है, आपको मालूमात करना है कि उनका हालत क्या है। सो बेहोशी में है, मतलब अनकॉन्शियस है, सो अनकॉन्शियस पर्सन को असेस कैसे करना, अनकॉन्शियस है पर्सन, तो नेक्स्ट क्या है, रेस्पॉन्स कैसा है। आप जो मतलब कोई बेहोश होता मगर रेस्पॉन्स रहते, जैसे कैसे रेस्पॉन्स असेस करना रहता, रेस्पॉन्स है या नहीं, रेस्पॉन्स मतलब कैसे हरकतें दे पा रहा है या नहीं, आप कुछ बोले तो पुकार लेते तो सुन पा रहा है या नहीं, आप उसको टैप करोगे, जैसे कि मैं अभी करके दिखा, ऐसा ही इतना ही लाउड होना चाहिए और क्लैरिटी से उसको असेस करना चाहिए। देखिए, हेलो सर, उठिए, कैसे है अभी, सब उठिए, ठीक हो, कैसे हो, आवाज दो। इसे लाउड आवाज भी जनरली नॉर्मल आवाज बोले तो क्या आवाज वगैरह सुनते ना,
वैसे इतना लाउड आवाज देने से उसका रिस्पॉन्सेस वापस आने का एक चांसेस है। साथ में टैप करना कहाँ पे टैप करना, शोल्डर्स पे टैप करना और अन्य जगहों पे नहीं, मैं पेट पे, मुंह पे, गालों पे नहीं, शोल्डर्स पे टैप करना, सर उठिए करके। सो ऐसे टैप करना। तो मतलब इसका सेकंड पॉइंट है रेस्पॉन्सिवनेस। बंदा सीन सेव कर लिए, नेक्स्ट थिंग है अनकॉन्शियस है, अनरेस्पॉन्सिव है। दो चीजें समझ में आ गई आपको। अनकॉन्शियस है, रेस्पॉन्सेस कैसे, रेस्पॉन्सेस भी नहीं है अच्छे, तो इमीडिएटली क्या देखना रहता है आपको, पल्स देखना रहता। हार्ट का क्या है, हार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आपके पास स्ट्रेच नहीं होगा रोड के साइड में कहीं पे, सबके पास स्ट्रेच नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कैसे समझ में आएगा उसका हार्ट बंद होने वाला है। देखना है आपको कि उसका पल्स चल रही नहीं। जनरली पल्स हम सबको मालूम है, यहाँ पे देखते हैं हम, मगर हार्ट अरेस्ट बंदा जो अनकॉन्शियस है, अनरेस्पॉन्सिव है, उनमें कौन सा पल्स देखना है, बड़ी पल्स जो हार्ट को डायरेक्ट हार्ट से ब्रेन को जा रही, गले से गुजरती हुई जाएगी, वो पल्सेशन को देख के समझना रहता। कहाँ पे रहते हो पल्स, सब आपने अपने गर्दन के पास हाथ फैलाइए, ये जो विंड पाइप रहती बीच और बीच में, उसके बाजू में, लेफ्ट या राइट कहीं पे भी आपको छू के थोड़ी देर रखे तो आपको समझ में आएगी, वहां पे पल्सेशन आपको मिलते रहेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना, वो पल्सेशन सेम वैसे ही हर एक बंदे में उसी जगह पे आपको पल्स मिलेंगे। वो जो बेहोशी के हालत में जो पर्सन है, बंदा है, बेहोश है, अनरिस्पॉन्सिव भी है, कोई भी हरकतें नहीं कर रहा, उनको इमीडिएटली आपको वो पल्स है या नहीं असेस करना रहता। कितना देर के लिए देखना रहता, इमीडिएटली देखे, अरे नहीं हुआ करके नहीं छोड़ना उसको। नॉट लेस देन 5 सेकेंड्स, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स, अराउंड 5 सेकेंड से एटलीस्ट देखना। उसका हल्लू भी पल्स है तो सीपीआर नहीं करना। जिसको पल्स है, जिसको बेहोशी नहीं है, हरकतें कर रहा है, उसको सीपीआर करने का मतलब नहीं है, जरूरत नहीं है। उसको क्या देना, सपोज आपके बंदा बेहोश है, मैं उठाने की कोशिश हरकतें कर रहा, हाँ कर रहा, वैसे बंदे को सीपीआर करना जरूरत नहीं है ना। उसका हार्ट एक्टिव इसलिए वो हरकत कर पा रहा, तो उसको क्या करना है, पल्स भी चेक कर लिया एडवांस हो गए, ठीक है, पल्स भी अच्छा है, रिस्पॉन्स लिया, उसको क्या देना है, ब्रीथिंग। मुंह में कुछ अटका हुआ है क्या, ओरल मुंह में देखना, मुंह में कुछ अटका हुआ है पीसे को तो निकाल, जैसे डेंचर्स रहते बड़ों में, या कोई सडनली कुछ चोक हो गया तो पहले वो चीज हटा देना है। हटा देके एयर वे बोलते हैं सब चीज को, हवा जाने का रास्ता वो साफ है यानी चेक करना, वो रास्ता साफ है समझिए, उसको रेस्क्यू ब्रीथ करके देना रहता। रेस्क्यू ब्रीथ मतलब हर एक 6 सेकंड हमें ये कितने बार 10 to 12 टाइम्स पर मिनट ब्रीथिंग जरूरी रहता। सो हर एक 6 सेकंड में ये एक ब्रीथिंग तो उसको देते रहना, उसको बोलते हैं रेस्क्यू ब्रीथ। रेस्क्यू ब्रीथ डिलीवरी करते रहे तो उनको सही रहता। मतलब वो कार्डियक अरेस्ट में जाने से वो भी एक तरीके से बचा सकते हो, जिसको पल्स है, हार्ट की हरकतें। सपोज इनको हार्ट की हरकतें बंद हो चुकी है, मतलब यहाँ पे कैरोटिड पल्सेशन, आपको ये लाइन को बोलते हैं कैरोटिड पल्स, यहाँ पे जो गुजरती है हार्ट से लेकर डायरेक्टली ब्रेन को पंप करने वाली नस रहती, सो उसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स। ये बंद हो चुकी है, यहाँ पे कुछ भी पल्सेशन महसूस नहीं हो रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको नियर बाई किसी का हेल्प लेना, पहले पुकार लेना है, अरे भाई साहब कोई आ जाइए जल्दी, यहाँ पे बंदा बेहोश गिर गया है। जनरली पब्लिक तो रहती कोई ना कोई एक्टिव पार्ट ले लेगा, जो इमीडिएटली 108 को कॉल करना, या नहीं तो कोई एम्बुलेंस के लिए सर्विस के लिए एक्टिवेट करना, वो काम हैंडल कर लेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आप जो फर्स्ट पर्सन है, रेस्क्यूअर है, आप बोलते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर या तो फर्स्ट रेस्क्यूअर। आपको इमीडिएटली इमरजेंसी के लिए एक्टिवेट करने के लिए, मतलब किसी को पुकार लिए, इमीडिएटली बुला लिए, हेल्प के लिए बुला लिए। नेक्स्ट आपको सीना हार्ट का पंपिंग रुक गया, आपका पंपिंग आर्टिफिशियल, आप मैन्युअली आपको प्रोवाइड करना रहता। इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट रहता, मतलब डिसऑर्गेनाइज फैशन में सारे दबाते रहे नहीं होता, एक ऑर्गेनाइज फैशन में ये हमें अभी जानकारी होने वाली है ना, ये अपना ये सही में उसको बेनिफिट होगा। सो पहले कहाँ पे इनको सीने पे हाथ रखना चाहिए, इनको सीपीआर कंप्रेशंस बोलते हैं इसको, जो नेक्स्ट स्टेप है कंप्रेशन देने के लिए उनको चेस्ट के ऊपर लोअर थर्ड पार्ट ऑफ चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं इस जगह को, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। यहाँ पे एक बोन रहती है जो हड्डियों को, मतलब फसलियों को सपोर्ट करते हुए रहती ना, ऊपर का, मिडिल का, नीचे के हिस्से में आपको लोकेट करना चाहिए। क्या कैसे लोकेट करना, खाली एक हाथ से दबा सकते हैं, नहीं हो सकता ना, बड़े आदमी है, टाइट चेस्ट रहता, मतलब फॉर्मली उनका हार्ट कंप्रेशन पहुंचना चाहिए। ऐसे बंदे को सीपीआर करने के लिए आपको किस तरह का, मतलब मुलायम जगह पे, सोफा पे, चेयर पे लेकर नहीं कर सकते, उनको बेनिफिट नहीं मिलता।
सो इमीडिएटली उनको कहाँ पे लेना है, हार्ड फर्म सरफेस पे लेना है। अगर मेरे पास टेबल है, ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं रहता तो कैसे करना, इवन फ्लोर पे भी रहने दीजिए, लेटा देना है। बहुत सारा क्राउड नहीं होना देना, जरा हटा, जरा हवा भी लगना चाहिए ना, जरा क्राउड को जरा हैंडल कर लेना और सीपीआर के लिए रेडी कर लेना। पहले पोजीशन आपको लोअर पार्ट ऑफ स्टेर्नम, ब्रेस्टबोन बोलते हैं, ये नीचे के हिस्से में आपको हाथ फर्स्ट सबके हाथ देख लीजिए ना, ये हाथ का पाम बोलते हैं ना, पाम का हील ऑफ द पाम, नीचे का हिस्सा रहता है ना, ये हिस्से से आपको प्रेस के कंप्रेशन के लिए जो भी आप राइट कंफर्टेबल राइट हैंड लेफ्ट हैंड लगाने के बाद में दूसरे हाथ से ये हाथ को लॉक करना चाहिए, जिस तरह मैं कर रहा हूँ ऐसे लॉक करना है। लॉक करके ये स्टेर्नल बोन के पास लीन पोजीशन लेना है। पोजीशन लेने के टाइम पे मतलब जब भी आप प्रेशर डिलीवरी कर रहे हो, मतलब मैं ऐसे कंप्रेस कर रहा हूँ ना, ऐसे नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, शोल्डर से लेकर मेरा प्रेशर जाने वाला है, शोल्डर से लेकर मैं दबा रहा हूँ। मैं कभी कभी क्या होता है ना, जो अग्रेसिव मोड में जो भी रहते हैं, मतलब एंग्शियस रहते हैं, मतलब बहुत एनवायरमेंट में बहुत नाजुक हिस्सा रहता है, तो जल्दबाजी में हम ऐसे मारते रहते हैं, वैसे नहीं करना। ये हाथ एल्बोस बोलता है ना, एल्बोस लॉक करके स्टिफ रखना चाहिए। जो भी आपको प्रेशर डिलीवरी कर रहे हो ना, वो प्रेशर शोल्डर्स के तरफ से आना चाहिए। लीन बैक पोजीशन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तरीके से मुझे प्रेशर डिलीवर करना रहता। ओके, शोल्डर्स के थ्रू, एल्बोस के नहीं, शोल्डर्स के थ्रू आपको प्रेशर डिलीवर करते रहना। और मैं अभी प्रेशर दे रहा हूँ, कंप्रेशन दे रहा हूँ, सही सलामत है या नहीं कैसे मालूम होता, आपको डेप्थ ऑफ द कंप्रेशन कितना अंदर तक सीना दबना चाहिए, वो एक अभी बड़ों में 5 सेंटीमीटर तक अंदर दबाव होना चाहिए, उसका प्रेशर होना चाहिए, दबना चाहिए अच्छे सीना। ऐसे मैं इसमें कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये क्लिक करके साउंड आता रहता। मैनिक्विन पे करने का आप मैनिक्विन पे हम ट्राई करेंगे ना, हम सबको ये अंदाजा आता है कि एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियो में बंदे में कितना प्रेशर से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए लास्ट में, सेशन के एंड में, आप सभी एक बार हाथ से कोशिश करके देखिए, यहाँ पे ग्रीन लाइट आया मतलब सही प्रेशर डिलीवर हो रहा, राइट। सो इसका बड़ों का बारे में पहले बताऊंगा। बड़ों में इसका कितना तक दबाव होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर तक, मतलब 2.4 सेंटीमीटर तक, इंचेस तक हम प्रेशर क्रिएट करना रहता। कंप्रेशन का डेप्थ 5 सेंटीमीटर रहना। पहले बात सीन सेफ्टी है, सेकेंड चीज है आपको असेस करना है, अनकॉन्शियस है, अनरेस्पॉन्सिव है, पल्स एब्सेंट है, पल्स नहीं है। थर्ड बात है, सब व्हेन यू हैव असेस्ड प्रॉपर्ली, तो असेस करने के बाद में आपको किसी का हेल्प लेने के लिए बुलाना चाहिए। फोर्थ चीज ऐसा है कि आपको कंप्रेशन स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को एक हार्ड सरफेस पे लेना है और कंप्रेशन रेडी स्टार्ट करना चाहिए। कंप्रेशन कैसे स्टार्ट करना चाहिए, हाथ का पहले पोजीशन बताया था मैंने आपको, हाथ पूरा लॉक करके शोल्डर्स के थ्रू आपको प्रेशर डिलीवर करना है। एक सेकंड थिंग, कितना डेप्थ तक होना है, डेप्थ होना चाहिए 5 सेंटीमीटर तक अंदर सीना दबना चाहिए बड़ों में, ठीक है। और कितना रेट करना चाहिए, हम हमारा नॉर्मल हार्ट रेट रहते 60 to 100 रहता। हम जो ये कंप्रेशंस के इसमें कैसे करते हैं ना, 100 to 120 हार्ट रेट, मतलब हार्ट कंप्रेशंस तो रहना चाहिए पर मिनट, 1 मिनट में 100 to 120 कंप्रेशंस होना चाहिए। ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम, या वो सब टाइम देखते तो कर नहीं सकते ना, तो ऐसे करना चाहिए आपको कि 30 कंप्रेशंस, तो बीच में हवा भी देना रहता, उसका ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए दिमाग के लिए, खून के ऑक्सीजन मिले तो खून सप्लाई करेगा ना दिमाग को। तो हमें 30 कंप्रेशंस देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब 30 कंप्रेशंस दे दिया मैंने। 30 टाइम्स मैंने सीने को दबाने के बाद में 2 बार इसको माउथ टू नोज ब्रीथिंग भी देके उसका ऑक्सीजन, मतलब ब्रीथिंग देना है, ब्रीथिंग डिलीवर करना रहता, सांस देना रहता। अभी कंप्रेशंस का मैंने बोला 30:2 कंप्रेशंस दे दिया, 100 to 120 टाइम्स हार्ट रेट हो रहा, सीना दबने का डेप्थ मैंने हमें समझ में आया। तो हवा देने का तरीका, हवा कैसे देना चाहिए, सो अगर इंजरी नहीं है, कोई गर्दन का नहीं तो कुछ भी इंजरी नहीं, सडनली सेफ लेस में इंजरी नहीं है मगर कोलैप्स हो गए,
ऐसे वाले बंदे में, ऐसे वाले पर्सन में क्या कर सकते हैं हम, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करके एक तरीके से गर्दन मोड़ना है और कुछ नहीं। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूअल बोलते हैं इसको। सो गर्दन पीछे करके मुंह थोड़ा खोलना है। खोलने के बाद में क्या होता है, एंगल के थ्रू नहीं, वो स्ट्राइट लाइन में आ जाता है एयरवे, सीधा सांस लंग्स में जाएगा। सो इस तरीके से आपको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करने के बाद में नोज क्लोज करके माउथ ओपन करके माउथ टू माउथ ब्रीथिंग डिलीवर करना। 2 ब्रीथ देना है जनरली। अभी तो कोविड के बाद में सबको एक कंटामिनेशन का बहुत शिकायतें रहती, प्रॉब्लम्स रहते, बोल नहीं सकते किसको क्या है, नहीं। और नहीं तो कोई वॉमिटिस मटेरियल है, वो उल्टी कर लिया सब में, ऐसे कंडीशन में हम माउथ में देना देना किसी के लिए जरा हिचकिचाने वाली बात है। तो क्या है ना, ऐसे कंडीशन में या तो आपके पास एक डिवाइस रहता, बैरियर डिवाइस करके मिलेगी, वो रख सकते हैं, जैसे एक स्मॉल पाइप के जैसा रहता, वो मुंह में रख के क्लोज करके 2 फूके देना रहता, 2 ब्रेथ डिलीवर करना है। या नहीं तो कुछ भी नहीं है, एक हैंगी, एक कर्चीफ, एक कपड़ा, साफ कपड़ा मुंह पे रख के उसको ब्रेथ देना रहता। मतलब आप दिए ब्रेथ दिए, मगर उसको सही पहुंचाने कैसे समझ में आएगा, कैसे, जब तक देना है तब तक देना है कि उसका सांस जो 2 बार आप जो सांस दे रहे हैं ना, वो उसका बायलैटरल चेस्ट राइज, मतलब दोनों भी सांस खुलने के बाद में चेस्ट उभरता है ना, वैसे एक बार देखते हुए देते रहे, तो जैसे सांस की वजह से जो सीना भी जरा खुलना चाहिए नॉर्मली, जब तक खुले तब तक देना रहता। 2 बार देते ही इमीडिएटली बिना टाइम वेस्ट करे फिर सीपीआर रिस्टार्ट करना है, रिज्यूम करना रहता। फिर सीपीआर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 30 टाइम्स करें, फिर 2 बार सांस देना है, 30 टाइम्स करना, फिर 2 बार करना रहता। ऐसे 5 टाइम्स, मतलब एक बार 30:2 बोलते हैं ना, एक 30 टाइम्स कंप्रेशन, 2 टाइम्स ब्रीथिंग, इसको बोलते हैं 30:2 1 साइकिल। ऐसे 5 साइकिल्स होने के बाद में, 5 साइकिल्स ऑफ सीपीआर देने के बाद में उसका फिर एक बार, मतलब 2 मिनट्स होता है अराउंड, 5 साइकिल्स ऑफ सीपीआर के बाद में उसको रीअसेस करना चाहिए। रीअसेस मतलब इसका हार्ट अपने आप चालू हुआ या नहीं। आपको समझ में कितना देर कंटिन्यू करना है, आपको भी समझ में आना है ना, तो कितना देर कंटिन्यू करना है, एवरी 2 मिनट्स को आपको चेक करना रहता है। मतलब 2 मिनट्स काउंट करना मुश्किल है, 5 साइकिल्स, ये यहाँ पे 30:2 1 टाइम, 30:2 2 टाइम्स, 3 4 5 टाइम्स होने के बाद में उसका पल्स कैसा है, होश आवाज कैसे है। पल्स अच्छा है, पल्स भी वापस आ गई, और होश आवाज में भी फर्क आ रहा, थोड़ा हिल रहा आदमी, नहीं तो कंप्लीटली होश में आ गया। मतलब इमीडिएटली आप रेस्पॉन्ड करें ना, विद इन 1 मिनट वो रेस्पॉन्ड करेगा। कभी कभी हार्ट का फंक्शन अच्छा है, कुछ भी डैमेज नहीं, ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, तो इमीडिएटली, जैसे आप सीपीआर 1 साइकिल 2 साइकिल से भी मैंने देखा कि वो कंप्लीटली नॉर्मल होके अच्छा बात कर रहे थे। सो वैसे वाला कंडीशन में आ गया तो इमीडिएटली आपको सीपीआर होल्ड करना चाहिए। मतलब या तो हरकतें वापस आना, कॉन्शियस लेवल किस लिए कर रहे हैं, बेहोश है, रिस्पांस नहीं है, और क्यूरेटिव पल्स है, मतलब हार्ट कभी बंद हो रहा, ये 3 चीज अगर वापस आ रहे, कैसे समझना, बेहोश में यहाँ आए, होश में आ गए तो रोक सकते हैं। हरकतें अच्छे आ रही, मूवमेंट हो रहा, दबा है तो हाथ पैर उठा रहा, समझ में आ रहा, तो देखना वो रोक सके, रोक के इमीडिएटली आपको पल्स चेक करना है। पल्स भी वापस आ गए, अच्छे पल्स आ रहा है, मतलब हार्ट अपने आप रिस्टार्ट हो चुका है। तो अभी क्या करना, सीपीआर करना, होल्ड कर सकते हैं, सीपीआर करके होल्ड करना। मगर अगर स्टिल बंदा अभी भी कॉन्शियस में नहीं है, हरकतें उसके कंट्रोल में नहीं है, वो कंप्लीटली कॉन्शियस में नहीं आए, तो उसको रेस्क्यू ब्रेथ देते रहना। रेस्क्यू ब्रेथ यानी हर 6 सेकंड में एक बार, हर 6 सेकंड में एक बार उसको माउथ टू माउथ ब्रीथ देते रहना। 2-2 मिनट में एक बार उसका पल्स कैसा है, पल्स कैसा है चेक करते रहना। कभी कभी ब्रीथ आने के बाद में भी हरकत आने छोड़ नहीं सकते, अब एम्बुलेंस आने में देरी हो सकती है, तो उसको ऑब्जर्व करते रहना। हार्ट जब स्टार्ट हो गया उसको सीपीआर देने में फायदा नहीं है और डैमेज होगा। हार्ट रिस्टार्ट हो गई तो आपको क्या करना है, ब्रीथिंग कैसा चल रहा है, हर एक 10 सेकंड में, मतलब 6 सेकंड्स में, 6 सेकंड कैसे काउंट करना, 2001 2002 2003 2004 2005 2006 एक ब्रीथ, 2001 2002, ऐसे इस तरीके से कैलकुलेट कर दो 6 सेकंड में। ज्यादा वेंटिलेशन भी नहीं देना, कम भी वेंटिलेशन नहीं देना, एडिक्वेटली रहना चाहिए, राइट। सो ऐसे इस तरह से हम उसको ब्रीथिंग डिलीवर कर सकते हैं। सपोज वो पर्सन को, जो पेशेंट है उनको कोई ट्रॉमा हुआ, मतलब जो आरटीए, मतलब ऊपर से नीचे गिर गया, नहीं तो कोई हैक करने वाला सपोज अनहोनी सही से मिला, एक्सीडेंट में गिर गया, उसको गर्दन का भी कुछ इंजरी पॉसिबिलिटी है सपोज, ऐसे पर्सन को हेड टिल्ट नहीं करना चाहिए।
गर्दन मरोड़ना नहीं चाहिए, ये याद रखिए। किस कंडीशन में, एक्सीडेंट के कंडीशन में या गर्दन में इंजरी हो सकती है, वैसे पेशेंट में गर्दन टिल्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे पर्सन को ऐसे रख के खाली जा थ्रस्ट मैनुअल बोलते हैं, दोनों उंगलियों से ये दोनों हाथों के उंगलियों से जा, मतलब ये चीज को आगे करना चाहिए, आगे पुश करना है वो पकड़ के, और दोनों थंब से लेकर उनको पुश करना, आगे पुश करके ओपन करके, वैसे ब्रीथिंग डिलीवरी करना रहता। इस चीज में क्या है ना, सिंगल पर्सन रहा तो मुश्किल रहता, मगर सपोज हमें हेल्प मिल गई तो एक पर्सन ब्रीथ डिलीवर कर सकता है, राइट। इस तरह से अगर ये कंडीशन में है ना, ये सब सिंगल पर्सन, अगर अकेले पर्सन है, ऐसे वाले हेल्प कर सकते हैं। मतलब 30 टाइम उनको ही कंप्रेशन करना है, 2 बार उनका ब्रीदिंग के लिए भी करना रहता। आपके पास इमीडिएटली हेल्प आ रही हो गया, आप तो पहले कॉल कर चुके हैं ना इमीडिएटली, सो कोई ना कोई आपके साथ में जो भी हो वो एक्टिव हो गया आपके साथ में हेल्प करने के लिए। तो जो हेल्पर पहले आने वाला है ना, आप तब तक थक चुके होंगे, 30:2 कंप्रेशन करने के बाद में थोड़ी दम इसमें आपको भी दम चढ़ती। बड़े बुजुर्ग है तो बहुत ज्यादा देर तक कर नहीं सकते, सो इमीडिएटली जो हेल्प करने के लिए आता है ना, वो पर्सन को कंप्रेशंस का पहले देखना रहता, कंप्रेशंस का पार्ट उनको करना रहता। जो पहले जो रेस्क्यूअर बोलते हैं ना, फर्स्ट रिस्पॉन्डर बोलते हैं ना, फर्स्ट जो करके रहे, उन्हें एयरवे के बाद संभालना रहता, एयरवे संभालना रहता। अगर आपके हमें इमीडिएटली जो हेल्प आ रही हुई, वो हेल्प के साथ में ऐसे वाले डिवाइसेस रहते हैं, अगर मेडिकल डिवाइसेस अवेलेबल है, जैसे कि इसको बोलते हैं एम्बू बैग, एम्बू बैग। ये एम्बू बैग से लेकर हम इसको कंफर्टेबली अच्छे तरीके से ब्रीथ डिलीवर कर सकते हैं। कैसे, मतलब ये जो ये रहता है ना, इसको जनरली हम सब समझते हैं इससे मास्क, ये मास्क को प्रॉपरली सील कर सकते हैं। जो छोटा है ना नोज की तरफ, बड़ी एंड है ना मुंह की तरफ लगाना रहता। जैसे कि मैं इसको लगा रहा हूँ और इसको मैं इसे लगा रहा हूँ, मगर देखिए मैं हवा दे रहा हूँ, मगर इसका सीना तो ऊपर नहीं रहा, ऊपर नहीं आ रहा, मतलब ये तरीका गलत है। अच्छा भी डिवाइस है, मगर मुंह पे लगाया मगर कर रहा हूँ मगर नहीं आ रहा। इसमें क्या है ना, एक छोटी सी टेक्निक रहती है, सबको समझना जरूरी है, यंगस्टर्स को डेफिनेटली समझना जरूरी है, राइट। हम यहाँ पे इसको जब भी दे रहे ना, मैं पहले बताया था एयरवे एंगुलेटेड रहती, एयरवे को स्ट्रेटन करना चाहिए। तो जब भी आप ला कर रहे हो ना, इसको एयरवे स्ट्रेट रहना चाहिए। मगर कैसे स्ट्रेट कर सकते हैं आप, इसको पकड़ने का तरीका रहेगा सी एंड ई टेक्निक, सी टेक्निक एंड ई टेक्निक। सी मतलब सील करने के लिए, सी मतलब जैसे मुंह पे लगा दिए, इसको नोज पे दबा के उसको फिक्स करना चाहिए, एयरवे को फिक्स करना चाहिए। बाकी उंगलियों से उसके एयर रीजन मतलब जा रीजन को पकड़ के उठाना है, उठा के पीछे की तरफ मोड़ना है। मोड़ने के बाद में आप अगर दे रहे हो अच्छी तरीके से, तो आप देख रहे हो ना इसका चेस्ट उभर रहा, मैं जो ऑक्सीजन जो डिलीवर कर रहा हूँ वो इसको फायदेमंद हो रहा। मैं जब भी हवा सांस में दे रहा हूँ वो चेस्ट रेज हो रहा। जैसे इसी तरीके से आपके पास डिवाइस नहीं है तो जब भी फूंक रहे हो ना, इस तरह उसका चेस्ट उभरना जरूरी है, तब तक आपको ऑक्सीजन डिलीवरी करना है, राइट। सो कितने डिलीवरी देना है, इससे 2 बार देना रहता है। जब सीपीआर चल रहा है 30 टाइम्स कंप्रेशन देना, 2 बार इसे ऑक्सीजन देना रहता। अभी जब ये सीने का कंप्रेशन दे रहे हो तो अभी जनरली क्या रहता है ना, बहुत हम पूरा टेंशन में रहते हैं, टेंशन के टाइम में कभी कभी सही करने का तरीका भी वो भूलते रहते। क्या करते हैं ना, अभी मैं तो दबा रहा हूँ, जोर से दबा रहा हूँ, बहुत जोर से दबा रहा हूँ और स्पीड भी कर रहा हूँ। इससे क्या होता है ना, हार्ट में एक बार पंप हो गया, पीछे ब्लड खून आके बैठना है ना हार्ट में, वो उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाते, कम खून का रिटर्न होना कॉम्प्रोमाइज हो जाते। उसके वजह से क्या है ना, उसको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलती। तो इसलिए ज्यादा दबा के ही नहीं रहना, छोड़ देना फिर दबा, छोड़ देना। जैसे मैं इसको दिखा रहा हूँ, सपोज ये हार्ड है आपके लिए, मैं उसको दबा रहा हूँ फिर छोड़ रहा हूँ, मतलब एयर रिफिल होने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ। सपोज मैं ऐसे दबाते रहा, एडिक्वेटली एयर तो जाता नहीं, उसके लिए ऑक्सीजन मतलब ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज होती, बहुत कम होती, पहले कम रहती, और ऊपर से आपके वजह से भी हेल्प नहीं हुआ, मुश्किल है, समझ रहे हैं ना। इसलिए पूरा छोड़ना है, दबाना है, समझ रहे हैं ना। ऐसे वाले रिकॉइल होना है, रिकॉइल होना मतलब आप पूरा दबा के बैठना है, इसके ऊपर करना, वापस आना, करके वापस आना, इसको बोलते हैं ऑल द चेस्ट टू रिकॉइल। ये तरीके से हम उसका हार्ट रिस्टार्ट कर सकते हैं। एक
अगर यही चीज सब बच्चों में हो रहा, समझिए बच्चों में मतलब 1 ईयर के अबो जगह 5 साल के बच्चों में और 5 से लेकर 15 साल के बच्चों में हो रहा तो भी सेम यही तरीका रहता। बच्चों में जनरली उनका मेटाबॉलिक डिमांड बहुत ज्यादा रहता, हार्ट रेट भी ज्यादा हाई रहता और रेस्पिरेटरी रेट भी बहुत अच्छी ज्यादा रहती। सो उनके लिए इसलिए जब भी आप वैसे कंडीशन में अनकॉन्शियस, अनरेस्पॉन्सिव, एब्सेंट पल्सेशन बच्चों में देखो 5 साल से लेकर बड़े हैं, मतलब वैसे बच्चों में आप कैरोटिड यहाँ के पल्सेशन देख सकते हो। मगर क्या है ना, हम जो टेंशन में जाके उनका एयर में दबा दिए, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। इसलिए आपको बेटर है या तो रेडियल पल्सेशन देख सकते हो, बट एडोलसेंट ग्रुप में रेडियल पल्सेशन और फीमोरल पल्सेशन देखना, यहाँ भी वैसे ही पल्सेशन मिलेगी। सो जैसे कैरोटिड आर्टरी पल्स रहेगा वैसे यहाँ पे होता है। और इस इनमें देना है कंप्रेशन का रेशियो कैसे रहता है, बड़ों में 30:2, 30 टाइम कंप्रेशन 2 टाइम्स ब्रीथ जैसे देते हैं, बच्चों के हिसाब में जरा अलग रहती है। 15 टाइम कंप्रेशन देना है, 2 टाइम्स डिलीवर करना, आधे रेट में ही हमको उसको ऑक्सीजन डिलीवर करना है। 15 टाइम्स कंप्रेशन देना है, 2 टाइम्स ब्रीथ डिलीवर करना है। सो 15:2 रेशियो बच्चों में। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे जैसे कि 1 साल की उम्र में है, कुछ भी हरकतें नहीं कर रहा, बेहोश पड़ा हुआ है, उसको पल्सेशन देखना रहता। मगर उनमें सेम 15:2 देना रहता। 1 ईयर के बिलो बच्चों में हार्ट हम ऐसे इस तरीके से हार्ट कंप्रेशन नहीं कर सकते, बहुत नाजुक रहता ना। उनमें कैसे करना, 2 उंगलियों से करना, 2 उंगलियों से 1 2 3 4 5 6 कितना करना रहता, 15 बार। 15 बार सीना दबाना, 2 बार ब्रीथिंग देना। इजी है, बच्चों में छोटे रहते ना, ये इजीली ब्रीथ दे सकते हैं। ठीक है, 15 बार सीना ये से करना। अगर आप अकेले हो तो ये तरीके से ये 2 उंगलियों से करना है और ब्रीथिंग देना रहता। आपके पास और एक जैसे सर है मेरे सर, और एक हेल्प मिल गया। समझो आपको है ना, सीने दबाने वाले पर्सन, जो भी कंप्रेशंस डिलीवर करने वाले पर्सन रहता है, उसको जैसे ये उसका बच्चे का हार्ट समझे, बच्चे को ऐसे पकड़ के दोनों उंगलियों से दबा 1 2 3 4। बहुत छोटे नाजुक इसमें रहते हैं, हम ज्यादा इसमें ब्रेथ नहीं लगा सकते, राइट। तो उसमें ऐसे 1 2 3 4 ऐसे राउंड पकड़ के करना रहता, थंब से लेकर उनको डिलीवर करना रहता। सेकंड पर्सन उसका ब्रीदिंग एयरवे के लिए उसका जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, इस तरीके से 1 साल की उम्र के बच्चों में कैसे हैंडल करना, 1 साल के बाद से एडोलसेंट तक जो छोटे बच्चों में 5 साल 6 साल 7 साल ऐसे बच्चों में रहते ना, उसको भी ऐसे नहीं करना चाहिए। एक हाथ काफी है उनके लिए, बड़े कर रहे हैं तो एक हाथ से दबाते और एक हाथ से नाक बंद करके मुंह खोल के 15 कंप्रेशंस के बाद में 2 बार ऑक्सीजन डिलीवरी करना। कितना देर तक कंटिन्यू करना है इसको, ये चीज को आप स्टार्ट करें, बड़ों में बच्चों में किसी में भी कितना देर तक कंटिन्यू करना, ये मेरे वाली बात है। इंपॉर्टेंट चीज ऐसे कि हम जो प्रॉब्लम के लिए हम स्टार्ट करें, जैसे बेहोश है, इसकी बेहोशी वापस आए जब तक करना रहता, या नहीं तो हरकत आने वापस आना है, अनकॉन्शियस है, रिस्पॉन्स है तो होल्ड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका कैरोटिड पल्सेशन वापस आना चाहिए। अनकॉन्शियस है, अनरिस्पॉन्सिव कुछ भी नहीं है, मगर उसका आप जो करने के उसके फायदे मिली, हार्ट रीस्टार्ट हो गई, यहाँ पे पल्स आ गई, तो इसको होल्ड करके ब्रीथिंग के लिए पैटर्न कैसा है उसका कंफर्टेबल रखना चाहिए पोजीशन में, रिकवरी पोजीशन बोलते हैं। इनको रिकवरी पोजीशन पॉसिबल नहीं होती हार्ट अरेस्ट पेशेंट को, ऐसे ही जब फैन आराम से रहना, ज्यादा क्राउडेड नहीं रहना, उसको कंफर्ट करना रहता है। एवरी 2 मिनट्स को इसका पल्स ऑब्जर्व करते रहना, एवरी 10 सेकंड्स को उसका ब्रीथिंग सही चल रहा नहीं चल रहा देखते रहना। अगर नहीं चल रहा तो आपको देना रहता। ये इतना तक हम करें तो भी एक आदमी का जान मैक्सिमम बच जाएगा। एटलीस्ट हॉस्पिटल में जाने तक तो सर्वे हो गया, हॉस्पिटल में जाने के बाद में जो भी वेंटिलेटर तक जब गया तो वेंटिलेटर, हार्ट अटैक के लिए कुछ भी ट्रीटमेंट होना है, मेडिकेशन होना है, बीपी बढ़ाने का, वो सब तरीके पुनः अपनाएंगे। मगर ये जो गैप जैसे कि 15 मिनट है या 1 आवर है, आप ये करेंगे ना, उसको एक मौका मिलेगी बचने का, इतना बढ़िया मौका है ना। एक पर्सन का डेथ मतलब एक फैमिली का प्रॉब्लम है, सफरिंग है। इसलिए सब याद रखे, इतना क्या बोलते ना, इतना इंपॉर्टेंस देके आप सब यहाँ पर बैठ के अपना टाइम देके सुन रहे हैं ना, इसका डेफिनेटली यूज होगा। मैं सुना अभी रिसेंटली सुना कि यहीं पे भी एक ऐसे कार्डियक अरेस्ट का इवेंट हुआ था। सपोज आप सब अभी इसी सेशन समझ में आने के बाद उसका बचने का बहुत ज्यादा मौका होता था, राइट।
इसलिए ये सब अपनाना इम्पोर्टेंट है। और एक बोले सर। नहीं नहीं सर, सॉरी, नहीं नहीं सर, एक्चुअली ऐसे कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो पर्सन अनकॉन्शियस है, अनरिस्पॉन्सिव है, उसको हम जब भी कुछ भी मुंह में उंगली डाले तो खांसी आ जाती, उसको बोलते हैं गैग रिफ्लेक्सेस। उसका गैग रिफ्लेक्सेस कैसे रहते मालूम नहीं, मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी है तो थूक देता, वैसे वाले रेस्पॉन्सेस चले जाते हैं उनको। हम पानी पिलाने की कोशिश करें, सब करें, वो सब नहीं करना चाहिए। क्या ना, वो जब पानी स्लिप हो गए एयरवे में अटक गया, उसका सांस नहीं मिल रहा, पहले सांस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, पहले अरस में है, उसको सांस नहीं मिला तो सही में निगल पाया, वो मतलब स्वालो कर लिया, वो प्रॉपरली एयरवे में नहीं, पानी पेट में जा रहा था बाहर लगे, वैसे वाला कंडीशन नहीं। ऊपर से उसको जो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उल्टी होने का, चक्कर आने का सेंसेशन बहुत ज्यादा रहती, जो मतलब कोलैप्स नहीं हुआ संबंध, कोलैप्स होने के पीरियड में रहता ना उसको, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बोलने का मकसद क्या है? बोलने का मकसद क्या है? अगर पेशेंट बेहोश है, पेशेंट बेहोश है तो उसको कुछ भी पिलाने की खिलाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हमारे खाने की नाली और सांस की नाली करीब करीब है। जब इंसान कॉन्शियस रहता है तो जब खाना निगलते या पानी पीते तो सांस की नाली बंद होती है और खाना खाने की नाली में चले जाता है। जब पेशेंट बेहोश है, जब हम जबरदस्ती कुछ डालने की कोशिश करेंगे तो पेट में नहीं जाते हुए फेफड़ों में जाएगा पानी, इसलिए कुछ भी खिलाना या खिलाने की कोशिश नहीं करना है। सॉरी, शॉक के लिए, राइट। सो अभी कार्डियक अरेस्ट में ये जो हम हैंडल कर सकते हैं कि मतलब सीपीआर कैसे करना है, ये सब जानकारी। कभी कभी कार्डियक हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों दो अलग एंटिटीज है। हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई सही नहीं मिल रहा तो हार्ट अटैक में जाएगा। कार्डियक अरेस्ट ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट में जो सिग्नल रहती है ना, सिग्नल के वजह से एक रिथम से वो धड़कती रहती हार्ट। तो कभी कभी ये खून नहीं पहुंचने की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से भी ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में इम्पेयरमेंट आ जाती है, तो हार्ट बहुत बहुत क्यूरिंग होती रहती। जैसे हम ठंड में कांपते रहते वैसे हार्ट भी कांपने लगता है, वो चीज को बोलते हैं क्यूरिंग। ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का डिस्टर्बेंस की वजह से अगर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है, वो तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम वो समझने के लिए मशीनरी जरूरी होती है। उसके लिए कैसे करते ना, ये ईईडी करके एक डिवाइस रहता, बाहर के दुनिया में तो सब जगह अवेलेबल है, अभी अभी हमारे इंडिया में भी सब जगह अवेलेबल हो रही है सुनने में। एईडी मतलब ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर। सो ये डिफिब्रिलेटर मशीन क्या होती है ना, ऑटोमेटेड करके मेंशन ऐसे करते, बहुत तरह के रहते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। एक एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो डिफिब्रिलेट करने वाला, हार्ट को करंट देके स्टॉप करने वाला मशीन रहता है। सो बाहर से किसको देना है किसको नहीं देना, मेडिकली लोगों में हॉस्पिटल में समझ में आता है किसको शॉक देना है, किस तरह का हार्ट के कार्डियक अरेस्ट के रिथम्स में शॉक देना है, किस तरह में नहीं देना। मगर बाहर के इसमें आउटसाइड वर्ल्ड में समझने के लिए एईडी करके ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर करके एक डिवाइस पहले लगाना रहता। उसके दो पैड्स रहते, एक पैड यहाँ पे, उसी पे मार्किंग रहती कहाँ पे लगाना करके, एक पैड यहाँ पे, एक पैड राइट अपर चेस्ट में लगाते। लगाने के बाद में जैसे वो मशीन आप ऑन करेंगे वो खुद बताना शुरू कर देगी, उसके प्रॉम्प्ट्स रहते कि वो किस तरह नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, वो खुद जैसे मशीन बताती वो मशीन के कमांड्स को फॉलो होते जाना रहता बस। जैसे अब डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं वो तो एईडी मशीन जो है वो यूजुअली एयरपोर्ट्स पे या फिर बस स्टैंड पे वगैरह इम्प्लांट लगाई जाती है। एक कॉमनली अगर आप कोई इलेक्ट्रिशियन घर पे काम कर रहे हैं या हम कुछ इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं या कोई अचानक करंट लग के नीचे गिर गया, तो एक कॉमन मैन ये कर सकता है कि मुट्ठी से यहाँ पे मार सकते हैं। ये भी एक ऐसा तरीका है जिससे छोटा करंट हार्ट को मिलता है। तो इमीडिएटली जब हार्ट रुक जाता है, जब हम मुक्की मारते हैं, तो ऐसे बहुत मैक्सिमम चांस है कि वो हार्ट जो थरथरा रहा है उसकी रिदम नॉर्मल हो सकती है। ये कॉमनली अपन कर सकते हैं। अगर मुक्की मारने के बाद में भी वो अनकॉन्शियस है तो डॉक्टर साहब जैसा आगे का बताया आपको कॉम्प्रेशन वगैरह वो फॉलो करना, इमीडिएटली हॉस्पिटल रीच होना, वहां पर स्पेशलाइज मशीन लगा के हार्ट थरथरा रहा अगर है तो उसको बड़े करंट देके स्टार्ट करते हैं। सो ये जो एईडी करके डिवाइस लगाने का तरीका इजी रहता।
जो पैड्स लगाना, मशीन को ऑन करना, वो ही समझ जाएगी किस तरीके के रिथम्स, मतलब हार्ट के शिवरिंग के लिए किस तरह का शॉक देना चाहिए करके। जैसे वो कमांड देगी, हाँ वो जब थोड़ा 5 to 10 सेकेंड्स का ब्रेक जो हम 2 मिनट्स में लेते हैं ना, 10 सेकेंड्स के ब्रेक में वो मशीन भी असेस कर लेगा किसको शॉक देना पड़ेगा। तो कैसे कंडीशन में शॉक देना है वो देखना है। जो हार्ट बताए वो मशीन बताएगा इसको शॉकेबल रिथम है, शॉक देने वाला जैसा कंडीशन है हार्ट का, इसको शॉक डिलीवर करिए करके। जब सारे बाजू हट जाने के बाद में, वो जब शॉक दो करके बोला, शॉक का बटन ऑन करने के बाद में सबको उस जगह से हटना चाहिए। वो सब कोई भी चाहिए तो उसको भी, आपको भी इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, इसलिए सारे दूर हटने के बाद में वो शॉक बटन ऑन करेंगे जो ऑपरेट कर रहा, तब जाके वो इमीडिएटली शॉक डिलीवर करेगा। शॉक दिए तो क्या है ना, जो अबनॉर्मल जो रिथम वेव्स जो जनरेट हो रहे वो सब सीज हो जाएंगे, हार्ट एक बार रुक गए, फिर अपने आप रिस्टार्ट नॉर्मल रिथम में रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वाला डिवाइस बहुत जरूरी है, क्या ना कंटिन्यूअसली हम दे रहे हैं, मगर एईडी के जो उसका कार्डियक अरेस्ट है या नहीं तो हार्ट अटैक के समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे हमें हार्ट का रिथम जो हम करेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक देके, ये समझने के लिए एईडी डिवाइस काम आएगा। एईडी डिवाइस भी होना बहुत जरूरी रहता है ऐसे कंडीशंस में। खाली आप कंप्रेशन से देते जा रहे हो मगर रिजल्ट नहीं आ रहा, शॉक देने वाले टाइम में भी आप कंप्रेशन देते रहो तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए जो शॉकेबल रिथम है वो मशीन के दौरान हम समझ के उसके जैसे कमांड्स बता रहे हैं वैसे फॉलो करना रहता है। शॉक दिया मशीन, एक बार शॉक देने के बाद में इमीडिएटली वो बताएगा रेज्यूम सीपीआर, फिर सीपीआर कंटिन्यू करो। सेम सीपीआर कंटिन्यू करना है, 2 बार ब्रीथ देना है, वैसे साइकिल्स और एक 5 साइकिल्स करना चाहिए। 5 बार ऐसे साइकिल्स करने के बाद में वो खुद बताएगा ओके इसका रिथम अच्छा हुआ, अपने हार्ट अच्छी तरीके से बीट कर रही है, तो वो मशीन बताएगा साइनस रिथम आया, अच्छा रिथम आया, इसको होल्ड कर सकते हो। तो सीपीआर होल्ड करके उसको बाकी जैसे मैं बताया था कंफर्टेबली उसको ले डाउन करना चाहिए, वही पोजीशन में रखना चाहिए। 10 मिनट में एवरी 6 सेकेंड्स अपार्ट ब्रीथिंग देना है, एवरी 2 मिनट्स अपार्ट, हर एक 2 मिनट में उसको पल्स भी रीचेक करना चाहिए। पल्स बंद हो गई समझे, फिर सेम थिंग सीपीआर करते रहना, उसका हार्ट रिस्टार्ट करते रहना जब तक उनका प्रॉपर मेडिकल सिस्टम में ना जा सके, तब तक मेडिकल एम्बुलेंस आए तब तक आपको करना ही रहता। इस तरीके से जो कार्डियक अरेस्ट पर्सन को हम बचा सकते हैं। और एज ग्रुप भी मैंने बताया, 1 ईयर के बिलो, 1 ईयर से लेकर 12 साल के बच्चों में कैसे रहना, छोटे बच्चों में मतलब 5-6 साल के बच्चों में एक हाथ से किया जा सकता है। बहुत छोटे बच्चे हैं, 1 साल के नीचे है, 1 साल या 1 साल के नीचे है, या 2 उंगलियों से करना, अगर अकेले हो तो 2 बंदे मौजूद है तो हाथ को यहाँ से पकड़ के थंब से लेकर आपको प्रेशर डिलीवरी करना। बच्चों में रहता कंप्रेशन रेशियो आपको समझना जरूरी है। नंबर्स बच्चों में 15:2, 15 टाइम्स कंप्रेशन, 2 बार ब्रीथ देना, जल्दी मतलब 15-15 इसमें आपको ब्रीथ देना रहता। बड़ों में रहता तो 30 टाइम्स कंप्रेशन देना है, 2 बार ब्रीथ देना है, ये तरीका आजमाना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट प्रेग्नेंट लेडीज में ऐसे चीज हुआ तो कैसे करना। प्रेग्नेंट लेडीज में क्या होता है ना, जो बेबी का वेट के वजह से ब्लड वेसल्स के ऊपर पीछे से जाते रहते, पेट में पीछे से ब्लड वेसल्स जाते रहते हैं, उसके वजह से हार्ट में फिर रिफिल होता रहता। बेबी के वेट के वजह से वो कंप्रेस होता रहता तो रिटर्निंग नहीं होता प्रॉपरली। इसीलिए क्या करना ना, उसको लेटरल पोजीशन में सुलाना, थोड़ा लेटरल, मतलब पिलो रखिए नहीं तो कुछ भी पिलो से यानी तो कुछ कपड़े रखिए, ऐसे इस तरीके से लेटाना है। और अब्डोमेन में जो बेबी को एक तरफ साइड में लेना है, थोड़ा साइड में करना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड जो भी बेटर है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट लैटरल पोजीशन लेके करें। वॉमिटिंग्स का जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से हम जरा बेटर रहता है उनके लिए। ठीक है, हम उसको बेबी को थोड़ा इस तरफ हटाना है। ओके, हटाने के बाद में सेम उसको चेस्ट के जरा अपर साइड में ही हम करते, मिडिल ईस्ट में ही करते, सेम 30:2 कंप्रेशन देना है, 30 टाइम्स कंप्रेशन, 2 टाइम ब्रीथ, सेम थिंग रहता, बाकी सब सेम रहता, 30:2 ही रहता। मगर पोजीशन इंपॉर्टेंट है, इनमें जो याद रखने वाली चीज है, अगर सीधा लेटा है बेबी का जो वेट के वजह से नीचे जो खून की नलियां है उसके ऊपर प्रेशर गिर रहा, मैं हार्ट में पंपिंग कर रहा हूँ, हार्ट में ब्लड आता तभी जाके आगे बढ़ेगा ना, हार्ट में रिटर्न आने वाला ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। तो थोड़ा इसको लेटरल पोजीशन में लेना है, और जो पेट में जो बच्चा का जो हल्का सा दूसरी तरफ मूव करके, बाकी सब सेम टू सेम 30 टाइम्स कंप्रेशन, 2 टाइम्स ब्रीथिंग डिलीवरी,
ये सब करना रहता। सो कार्डियक अरेस्ट के बारे में समझ गए। तो नेक्स्ट एंटिटी है अभी ड्राउनिंग में। ड्राउनिंग मतलब पानी में डूब गया, कोई पानी में डूब गया नॉर्मल सा बसा, उसको देखे पल्स नहीं ये सब, इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, जनरली हम मूवीज में देखते हैं कि भाई पानी में निकाले इमीडिएटली पेट में दबा दबा के पानी पूरा निकालने के बाद में स्टार्ट कर, रॉन्ग है, गलत है। क्या है ना, जो एयरवेज थोड़ा थोड़ा तो भी खुल के है, 50% 20% भी खुला है, तो वो भी पूरा पानी से भर जाएगा पूरा। हम यहाँ से पेट में प्रेशर कर दे, पूरा पानी में भर गया, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। मेनली किस वजह से उसको हार्ट अरेस्ट में जा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हार्ट में अरेस्ट जा रहा। तो पहले उसको ऑक्सीजन डिलीवरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको असेस करो, अनकॉन्शियस है, अनरिस्पॉन्सिव, पल्स देखे नहीं आया तब जाके सीपीआर करो। इससे पहले उसको पहले 2 बार ब्रीथिंग देना है, हवा देना है। पहले मुंह में क्या अटका हुआ है, क्या पानी है तो कुछ भी है, साइड में क्वेश्चन करो, वो पानी हटा दो, कुछ है तो निकाल दो, फिंगर से निकाल दो इजीली। उसके बाद में एयरवे को अलाइन करो, हेड मिक्स करके पहले 2-3 ब्रीथ दे दो। 2-3 बार सांस देने के बाद में आप सेम थिंग पल्स नहीं है सब, तब जाके पल्स देखना है ऐसे कंडीशन। मेनली क्या है, ड्राउनिंग में से कैसे ऑक्सीजन नहीं होने के वजह से हो रहा है उसको, तो पहले ऑक्सीजन देके उसके बाद में सीपीआर के कंडीशन लायक है तो उसको सीपीआर करना चाहिए ड्राउनिंग के केस में। नेक्स्ट थिंग आया अभी चोकिंग। चोकिंग मतलब ये कोई च्युइंगम खा रहा है, नहीं तो कोई बच्चे रिसेंटली एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको। सो हकीकत में हुआ है, जैसे यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट का इवेंट हुआ बता रहे थे ना, वैसे वाला एक छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा घर में खेलते खेलते क्या कर रहा था, मम्मी देख नहीं रही थी उसकी मदर, तो एक टैबलेट का स्ट्रिप ओपन कर रहा था, बड़ा सा टैबलेट था, वो लेके, तो उसको लगा कोई पेपरमेंट है या चॉकलेट है, लेके मुंह में डाल दिया। 5 साल का बच्चा, उसके मदर उसको नोटिस करी, अरे कुछ खा रहा है, टैबलेट खा रहे करके इमीडिएटली उसके बाद क्या करो, तुको करके वो क्या होता टेंशन में मम्मी मारने का है समझ के वो उठ के खुद के भागने लगा। वो भाग में क्या हुआ, जाके अटक गया, बच्चे के गले में अटक गए, एयरवे में अटक गया। इमीडिएटली वो सांस के लिए तड़प रहा था, बच्चे को लेके क्या हुआ समझते ना, इमीडिएटली बोलो करके, थूको करके, वो सब फेल हो गए। वो मदर को यानी तो किसी को भी आइडिया नहीं क्या करना चाहिए। बच्चे जनरली क्या करते हैं उस टाइम में, लेके हॉस्पिटल के लिए दौड़ते रहते, गोल्डन पीरियड है वहीं पे खत्म हो जाता, बचा सकने वाले जो कंडीशन है। बच्चे को लेके काली में आके भाग रही है, क्या करो, चिल्ला रही है, शॉट कर रही है, पैनिक हो गया, उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। ऐसे पैनिक हो गया तो पहले फ्रीज नहीं होना चाहिए, राइट। अब बच्चे को लेके काली में भाग रही है, रोड के ऊपर भाग रही है मदर। मेरा ब्रदर था, उसके काली में हो रहा था एक हिस्सा, तो इमीडिएटली मुझे कॉल करा, भैया ऐसे हुआ, क्या करना। मैं पूछा अभी इमीडिएटली क्या हुआ, बच्चा कुछ निगल लिया, ऐसे भाग रहा था बच्चे को लेके करके, तो फिर क्या करे, बोल दो सर मैं तो हॉस्पिटल लेके गया, मेरे ब्रदर को भी आइडिया नहीं है क्या करना चाहिए। हाँ मैं था, इमीडिएटली मैं रिस्पॉन्ड करके हॉस्पिटल में लेके गया, कोई भी हॉस्पिटल में उसको ले नहीं सके, उसको समझ में आया तो दूसरे बच्चा है ना, दूसरे हॉस्पिटल में भेजने लगे। ये चक्कर में क्या हुआ ना, गोल्डन पीरियड हो गया, कुछ भी नहीं कर सके, उसको ना सीपीआर मिला ना वो चोकिंग के लिए, पहले चोकिंग हुआ करके उसके लिए कुछ प्राइमरी जो करने वाले, अभी वो कैसे करेंगे तो उसको बचाया जा सकता है वो हम सीखेंगे। ऐसे करे होंगे तो डेफिनेटली वो बच्चा बच जाए, उसका हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि इमीडिएटली थोड़ी देर में मर जाए, खाली एयरवे चोक होने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो बच्चा मर गया। घूमते घूमते यही बताया था, बच्चा मर गया सर, भैया डिक्लेयर कर दिए, क्या करना है। अरे वो तब पूछ रहा था मुझे कि कैसे उसको हैंडल किया जाए, हो गया तब सब कुछ हो गया था। सो ऐसे इसीलिए मैं बता रहा, ये सिनेरियो कहीं पे भी पॉसिबल है, आजू बाजू कहीं पे भी। सो हमें ये ऐसे कंडीशन को बोलते हैं चोकिंग। तो कोई भी चीज जो गले में अटक गया, जो हवा जाने के रास्ते में अटक गई, उसको बोलते हैं चोकिंग। सो उसके वजह से क्या होता है, माइनर चोकिंग रहता है और सीवियर चोकिंग रहता है इसमें। सो माइनर चोकिंग में क्या होता है ना, पूरा सांस ब्लॉक नहीं होता, उसको होश आवाज सही रहते, सांस थोड़ी बहुत 100% पूरा ब्लॉक हो गए समझिए चीज से, बिल्कुल हवा नहीं जाती, क्या होती बिल्कुल आवाज नहीं आती, बस थोड़ा बहुत जगह है, रास्ता है, बहुत 100% हवा नहीं जा रही है उसको। ऐसे कंडीशन में उसको कैसे आइडेंटिफाई करना, कैसे समझना वो बंदे को चोकिंग हो रहा। सो बोलता है अगर 100% नहीं हुआ समझिए, अपर एरियाज में है चोकिंग नहीं हुआ,
तो वो बतला सकता है। आई मीन ये जो रेस्टलेस हो रहा, खांसी के लिए ट्राई कर रहा, तो ऐसे कंडीशन में उसको खांसी के लिए इंकरेज करना चाहिए। ही शुड कॉफ इट आउट। सो बहुत ज्यादा काफ के लिए और करो बोलना, जैसे जिस तरह वो काफ करेगा ना, और ज्यादा काफ करने के बाद में इंकरेज करे तो वो अपने आप बाहर ट्राई कर रहा, समझिए, उसको डिस्टर्ब मत करो। ट्राई कर रहा था इनिशियल फेजेस में अपर रेस्पिरेटर में करके, तो खांस देगा बाहर आ जाएगा। एन नंबर ऑफ टाइम अपने घर में भी हम जब कुछ खाते हैं सडनली आपको खांसी आती, हम समझते कोई याद कर रहे हैं, कोई ऐसे बातें होते नहीं, वो चोक होने वाला माइल्ड चोक है, वो माइनर अटैक, जैसे माइनर चोक होता है ना वैसे अटैक होता है, उसके आप खास पा रहे हो। दैट इज अ मेजर, आई मीन भगवान ने ऐसे वाला सिस्टम बना के रखा है यहाँ पे। कोई भी फॉरेन मटेरियल गले में जाके एयरवे पे चोक हो रहा तो इमीडिएटली खांसी आती है हमको, वो खांस देगा तो अच्छी बात है। जैसे हम जब खाते खाते थोड़े बहुत बाहर आ जाता ना इजीली, वो कंडीशन है, माइनर कंडीशन है, उसको कुछ भी नहीं करना, ऑब्जर्व करना, नोटिस करके रहना। अभी उसको बात भी नहीं आ रही है, सपोज गला पूरा चोक हो गया, एरिया में सीवियर कंडीशन में जा रहा, गला पूरा जा रहा, ऐसे करने कैसे उसको बोलने के लिए ट्राई करेगा, क्या हुआ भाई, बोलो बोलो बोलो, तो क्या बोलता हुआ, आवाज भी नहीं आएगी, सांस भी नहीं चलेगी, पानी भी नहीं आते, वो गले के हाथ कैसे क्लच कर रहा, गले के हाथ रखे कर रहेगा, ऐसे कंडीशन में सीपीआर नहीं जरूर है, उसको क्या है गले में अटका होकर के समझना। आपको जो कोई भी यहाँ पे ये हम समझ रहे हैं ना, ये सब लर्न कर रहे हैं, हम सबको ये समझना जरूरी है कि इसको सांस की नली में कुछ चीज अटका हुआ है, ये हम अगर फाइंड आउट कर लिया, भाई समझ में आ गया ना, नेक्स्ट क्या करना है, ये सब चीज अप्लाई करके उसको बचा सकते हैं। सो समझिए, ये मैनिकिन है मेरे पास, इसका चोकिंग हो रहा, ये नो हाथ पर, ये बहुत स्ट्रगल कर रहा, बात नहीं आ रही है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में बात कर सकते, हाँ जब करो, ऐसे वाले कंडीशन मतलब बात कर पा रहा है, मतलब अपने आप संभाल पाएगा। जो बात संभाल नहीं पाएगा ना, उसमें बात भी आवाज नहीं निकलती। फर्स्ट थिंग है आवाज नहीं निकल रही है। सेकंड थिंग है वो सांस के लिए स्ट्रगल करता है, विजलिंग साउंड, वीजिंग, जैसे कब मैं ऐसे कर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ तो कैसे रहता है, वीजिंग साउंड आता है। सेकंड, थर्ड क्या रहता है उसको, थर्ड चीज क्या रहता है, हाथ पोजीशन, गला पकड़ के स्ट्रगल करता रहेगा, इधर उधर रेस्टलेस होता रहेगा। ऐसे कंडीशन में आपको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पहचानना चाहिए वैसे कंडीशन को कि चोकिंग है अगर ये सपोज ए मैनिकन ऐसे सिचुएशन है। इमीडिएटली आपको क्या करना है, पीछे से जाना है, इसके एक हाथ का पूरा फिस्ट करना है, मुट्ठी बनाना है, और ये थंब का उंगली के है ना पेट के नजदीक, पेट के कहाँ पे रखना है, पोजीशन है कि अबव द नावल बिलो द टिप ऑफ द ब्रेस्ट बोन, जो यहाँ पे बोन रहती है ना, ये आप समझ में आता है, आप सबको ट्राई करिए, नीचे वाला इस बोन की राइट, उसके थोड़ा नीचे ये क्या होता है, ये अम्बलिकस का जरा ऊपर, अपर अब्डोमेन, ये पेट का हिस्सा है ना, ये पेट के हिस्से के ऊपर ये मुट्ठी रखना चाहिए। मुट्ठी रख के दूसरे हाथ से उसको सपोर्ट करके जोर जोर से उसको थ्रस्ट अब्डोमेन झटके देना रहता है। अच्छा, पूरा आपके चेस्ट के सपोर्ट के साथ पकड़ो उसको, जोर से आप पेट के ऊपर रखे, थ्रस्ट दो, झटके देना, झटके देते रहना। कितना हद तक देना रहता है, जब तक वो चीज उसके मुंह से बाहर नहीं निकले। जैसे इमीडिएटली आप झटके देते रहते ना, ऊपर हवा झटके से ऊपर आके उसको बाहर थ्रो करेगी। सो जैसे जब तक उसको थ्रो नहीं हुआ तब तक उसको, जब तक वो बाहर आ जाए तब तक उसको वैसे एब्डोमिनल थ्रस्ट देते रहना, पेट के जगह पे झटके के ऊपर झटके देना रहता, इसको बोलते हैं हेमलिक मैन्यूवर। ठीक है, इसको एब्डोमिनल थ्रस्ट देते रहना। मगर कब तक, कितना देर तक, वो तो बाहर ही नहीं आ पा रहा, वो तो बेहोश हो रहा है, सर अभी मैं क्या करूं, बेहोश होने वाला है, अभी तो होश में जा रही है उसको, मैं तो झटके दे रहा हूँ, उसको कुछ भी नहीं आ रहा, फिर देख रहा हूँ थोड़ी देर में मुंह में कुछ भी नहीं आ रहा, सपोज कुछ आया, कॉइन जैसे आया, कुछ भी आया, आप इमीडिएटली निकाल दो, थोड़ी देर में वो सेटल हो जाएगा, रेस्ट लेके सेटल हो जाएगा। नहीं आ रहा, वो बेहोश हो रहा, स्लोली गिर जा रहा आपके ऊपर, समझ में आ रहा है बेहोश होने वाला है, तो इमीडिएटली उसको वो झटके देना छोड़ देके आराम से उसको लिटा के उसका पल्स, कॉन्शियस लेवल सेम बीएलएस में कैसे सीपीआर के लिए मैंने बताया था वैसे नाक बंद कर पहले सोचना समझना है कैसा है इसका कॉन्शियस लेवल, सेम अनकॉन्शियस है, अनरेस्पॉन्सिव है, रेस्पॉन्सिव है, समझना है, जोर से पुकार के रिस्पॉन्सेस नहीं है, देखना है यहाँ पे पल्स है या नहीं, पल्स है तो क्या करना चाहिए, पल्स है तो उसको ब्रीथिंग सपोर्ट करना चाहिए, रेस्क्यू ब्रीथिंग, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करो, मतलब गर्दन पीछे करके नाक बंद करके
हर एक 6 सेकंड में 6 सेकंड में एक बार हवा देते रहना। पार्शियल थोड़ा सा भी हवा मिल गया बच्चे ना, उसको जिंदा तो रह सकता है, मतलब अगर वो भी नहीं है, उसको ब्रीथिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है, ये पल्स भी गया अभी, मतलब वो हार्ट अटैक कंडीशन में, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में गुजर रहा है, तो उसको क्या करना है, सेम 30:2 30 टाइम्स कंप्रेशन देना, 2 टाइम ब्रीथिंग, सेम ऐसे कार्डियक अरेस्ट में कैसे हैंडल करना रहता वैसे वाला पूरा आजमा के उसको बचाना रहता। ठीक है, ऐसे ये बड़ों में हैंडल करना रहता है। ऐसे सपोज इसके एज के छोटे उम्र के बच्चे हैं, वो तो बहुत सारे बहुत शैतान रहते हैं, बोलते भी नहीं खाए तो अटकना मतलब बहुत मुश्किल बात है। ऐसे चीजों में बच्चों में कैसे करना रहता, सपोज ये बच्चा है, मैं एक बार ये पूछूंगा, एक गिर गया है, ओके, सपोज इतना छोटा बच्चा है मेरे सामने, इसको मैं उठा उठा के नहीं हिल सकता, पहले उसको रिकॉग्नाइज किया, बात नहीं आ पा रही है, सपोज ऐसे करने दूसरे बच्चों को ले लेंगे ना। सो कोई बच्चा ऐसे आपके सामने चोक कर रहा, मतलब कुछ भी बात नहीं आ रहा, उसको गले पे हाथ रखा हुआ है, बेटा ऐसे रखो, हाँ, तो गले पे हाथ लगा हुआ है टाइट करके, आपको पीछे से जाके कैसे, पहले आप हाइट पर्सनालिटी है नहीं, छोटे है, तो पहले आपको नील डाउन होना, ऐसे नील डाउन होके बच्चे के जो सेम आगे आपके चेस्ट के ऊपर लेके सेम मुट्ठी पकड़ के पेट के ऊपर देना, सेकंड हाथ से, दूसरा हाथ से उसको नजदीकी पे लेके जोर जोर से झटके देना जब तक वो पीस बाहर नहीं आ पाए। ठीक है, जोर जोर से झटके देना, राइट, थैंक यू मां। बेचो बच्चों में करने का ये तरीका है। इससे भी छोटे हैं, सपोज हम तो बड़ों में देखे, राइट, बच्चों में देखे। और एक एंटिटी है कि प्रेग्नेंट लेडीज में भी ऐसे होने के चांसेस है ना। प्रेग्नेंट लेडीज में क्या रहता, उनका फंडस जब बढ़ के ऊपर तक रहता, पेट बहुत ज्यादा रहता, पेट के ऊपर हम धक्के नहीं दे सकते, बच्चे रहते, राइट, वैसे इसमें क्या करना, चेस्ट पे देना थ्रस्ट, जोर जोर से अपर चेस्ट में ही देना। प्रेग्नेंट लेडीज में कभी भी अप डाउन थ्रस्ट पेट में नहीं देना रहता। ठीक है, और छोटे बच्चे हैं, 1 ईयर के बच्चे हैं, 1 साल के बच्चे हैं, 1-2 साल के बच्चों में ऐसे थ्रोट का ये हो रहा, तो कैसे लेना, सपोज ऐसे बच्चा है, बच्चे का हेड को सपोर्ट करना, बच्चे का पोजीशन ऐसे रहे तो बाहर निकलता, ऐसे रहे तो बाहर निकलता, राइट, हेड डाउन साइड रहना, डाउन साइड करके आपके अगर चेयर है तो चेयर कंफर्टेबल है, चेयर नहीं है तो आपके लैप पे लेना, लैप पे लेके उसको 1 2 3 4 5 टाइम्स इसको झटके देना। ये करने टाइम पहले आपको इसको मुंह खोल के देखना, अगर रिमूवेबल कंडीशन में है तो रिमूव करो, ओरल कैविटी में है तो, डीप है तो डोंट डू ब्लाइंड फिंगर स्विप, बहुत ज्यादा हीट में है, आप ट्राई करना चाह रहे वो जाके अटक गया तो फिर भी मुश्किल, पूरा ब्लॉक हो जाएगा। नहीं, बहुत ज्यादा अंदर है, ज्यादा कोशिश मत करो, इजिली रिमूवेबल कंडीशन में इमीडिएटली टिल्ट करो, बाहर को निकाल दो। इसी पोजीशन में अब फिंगर्स नहीं रखना चाहिए, बच्चे को एक कंडीशन में रहना, थोड़ा मतलब ऐसे लेना है, निकाल देना है। ठीक है, बच्चे को पहले फर्स्ट क्या करना, सेम चोकिंग हो रहा बच्चे को तो पहले लैप पे लेना है, गर्दन को, सर को सपोर्ट करना है, हार्ट के ऊपर मतलब चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन देना है, थ्रस्ट देना है। सो कैसे 1 2 3 4 5 सेम सीपीआर बच्चों में कैसे करते हैं, 2 उंगलियों से करते हैं ना, वैसे करना है। सो नेक्स्ट इमीडिएटली बच्चे को पलटा के गर्दन को सपोर्ट करना रहता, और ये हाथ में पूरा लेने के बाद में बैक थ्रस्ट अपने हील ऑफ द पॉम से अपने हाथ के इससे झटके देना पीछे पीठ पे, 1 2 3 4 5 5 बार इस तरफ, 5 बार इस तरफ, ऐसे करते रहना जब तक आप वो बाहर निकल के मुंह में और बाहर थूक ना जाए, तब तक करना रहता, तब तक डेफिनेटली करना रहता बच्चों में। सपोज इनमें ये भी कोई हरकत नहीं कर रहा, बेहोश हो गया, रेस्पॉन्सेस भी चले गए, तो इमीडिएटली आपको नोटिस करना है इसका पल्सेशन ही आने, कहाँ से देखना है, उतने छोटे बच्चों में ब्रेकियल, यहाँ पे ये पल्स जो महसूस करते हैं ना, यहाँ पे महसूस करना, हाथ के ब्रेकियल पल्स बोलते करना है। अगर वो है तो तब तक वो बाहर नहीं है, तब तक करना है। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा आपको, ये भी पल्सेस जा रहे, तो उसको सेम सीपीआर का तरीका आजमाना रहता। बच्चों में कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 15 2 ब्रीथ, 15 टाइम्स 2 ब्रीथ्स। ब्रीथ देने का तरीका पता है, हेड टिल्ट थोड़ा हल्का करना है, ज्यादा मुड़ना नहीं बच्चों में, थोड़ा हल्का से हेड टिल्ट करके
2 बार देना रहता है। इस तरीके से इतने सारे सिनेरियोस हम आज सीखे ना, ये नॉलेज भी बहुत काफ़ी है ना। आई मीन एक जान बच गई, एक फैमिली का ये बच गया, राइट। सो इस तरह डोंट इग्नोर, याद करिए एक बार। इसके रिलेटेड यूट्यूब में वीडियोस भी मिलेंगे आपको, एक बार जस्ट देखेंगे तो वो जो एईडी डिवाइस के बारे में सर पूछ रहे थे, सो एईडी डिवाइस के बारे में आपको यूट्यूब में भी वीडियोस है। तो एक बार जस्ट कैसे लगाना, क्या करना, मतलब खाली हाथ से ओनली बाय नॉलेज ये समझ में आने के, इसके वजह से खाली नॉलेज के साथ ही हेल्प लेके कैसे हम रेस्क्यू कर सकते हैं लाइफ को करके हम ये करना है। यू हैव टू रिमेम्बर, यू हैव टू अप्लाई इट। कहीं पे भी ऐसे सिनेरियो से ये सब आपको काम आएगा, एक जान बचा सकते हैं। देखिए इससे हम आज का सेशन क्लोज कर रहे हैं। यस, थियरी पार्ट तो हो गया, ठीक है, आपको भी समझना जरूरी है। कोई आई है, हम आप प्रैक्टिकली करके देखिए, कुछ डाउट्स है तो मैं क्लियर करूँगा।